हेलो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अभी तक हमने नर जनन तंत्र की संरचना और वृषण कोश के बारे में जान लिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषण के बारे में, यानी टेस्टिस के बारे में। तो वृषण में ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, जितने भी नाम लिख रहे हैं, इन सभी को अपने को अलग अलग करके पढ़ना है। इन सब के बारे में जानना है कि ये होते क्या हैं। ठीक है, ये अपने को वृषण में पढ़ना होता है। देखिए, वृषण जो होते हैं वयस्कों में अंडाकार होते हैं। ठीक है, जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इनकी उत्पत्ति मेसोडर्मल होती है। ठीक है, ये संरचना होती है वृषण की। थोड़ी सी मैंने खोल करके बताया इसको, इतना दूर इतना गैप नहीं होता है इसमें, है ना। ये जो संरचना है ना, इसमें इतना गैप होता नहीं है, बिल्कुल पास में ही होती है इस तरीके से। ठीक है, देखो वृषण में 3 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें। सबसे बाहरी परत जो होती है उसको कहते हैं अपन ट्यूनिका वैजाइनलिस। ठीक है, ये पूरे वृषण पर नहीं होती है, सिर्फ पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। दिख रही ना आपको, ये ट्यूनिका वैजाइनलिस है। ठीक है, दूसरी जो परत है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सी होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये गहरे कलर से आपको दिख रही होगी, देखो ये वाली जो अंदर की साइड में भी धस रही है इस तरीके से, है ना। पूरे जो गहरे कलर से आपको दिख रही है, जो अंदर की साइड में भी जा रही है, ये पूरी परत कौन सी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना। ये मध्य परत होती है जो अंदर की तरफ धस करके लोब बना लेती है। क्या बना लेती है? कक्ष बना लेती है। जैसे ये अंदर की तरफ जाएगी इस तरीके से, ऐसे, तो इस वृषण को कक्षों में बांट देती है। ठीक है, ये एक लोब हो गया, है ना, ये दूसरा लोब हो गया, ये तीसरा लोब हो गया, ये चौथा हो गया। इस तरीके से इसको बांट देती है। कौन सी परत बांटती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यानी कि मध्य परत बांट देती है। 2 परतें हो गई। जो आंतरिक परत होती है तीसरी वाली, उसको कहते हैं अपन ट्यूनिका वैस्कुलोसा, है ना। ये आपको दिख नहीं रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये जो आपको थोड़े से डार्क से आपको दिख रहे होंगे यहां पर, देखो देखो, यहाँ पर आपको डार्क से लाइन से दिख रहे होंगे इस तरीके से, है ना। यही है आपकी ट्यूनिका वैस्कुलोसा, यानी सबसे आंतरिक परत, है ना। सबसे आंतरिक परत यही होती है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तीनों परतें समझ में आ गई। कौन कौन सी हैं? ट्यूनिका वैजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है, अब वृषण अगर कक्षों में बढ़ चुका है ना, तो इन कक्षों में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये जो कुंडलित रचनाएं आपको दिख रही हैं, कुंडलन जैसी बनाई हुई हैं, इनको क्या कहते हैं अपन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि हर एक कक्ष में 1 से 3 हो सकती हैं, है ना। जिनकी संख्या कितनी हो सकती है? 1 से 3 हो सकती है। ठीक है, और इनका अंतिम सिरा फ्यूज हो जाता है, यानी जुड़ जाता है सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, और वो क्या बनाता है? ट्यूबुलाई रेक्टाई बनाता है। यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है, लेकिन डायग्राम में बना के थोड़ा सा आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि एक जो है आपके पास में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रही, ठीक है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रही आपकी, है ना। तो इन दोनों का अंतिम सिरा क्या हो गया? फ्यूज हो गया, मान के चलो इस तरीके से। तो ये क्या है? आपका ट्यूबुलर रेक्टाई है। इसी तरीके से बहुत सारी जो है आपके पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और तो इन सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो ट्यूबुलर रेक्टाई है, ये आपस में फिर से संयोजित होता है, और इस संरचना को कहते हैं अपन रेटिटेस्टिस। दोबारा से समझो, सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अंतिम सिरा जो है वो संयोजित हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्यूबुलर रेक्टाई। और ये ट्यूबुलर रेक्टाई, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो ट्यूबुलर रेक्टाई होते हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं? रेटिटेस्टिस, यानी जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिसको अपन रेटिटेस्टिस कहते हैं, है ना, वृषण जालक कहते हैं। अब डायग्राम में देखो, ये रेटिटेस्टिस है आपका। यहाँ पर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अंतिम भाग है, जिसको ट्यूबुलर रेक्टाई कहा था, वो जुड़ चुका है, और इसी को कह दिया अपन ने रेटिटेस्टिस। ठीक है, अब ये जो रेटिटेस्टिस है, ये आपस में जुड़ करके एक नलीनुमा रचना बनाते हैं, जिसको कहते हैं अपन वॉस एफ्रेंसिया। क्या कहते हैं? वॉस एफ्रेंसिया। और 40 से 50 वॉस एफ्रेंसिया जो होती हैं, वो आपस में मिलकर के क्या बना लेती हैं? एपिडिडाइमिस बना लेती हैं। ये पूरा पार्ट, ये पूरी नली जो आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पूरी एपिडिडाइमिस है। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कलर में बनाई है, ये पूरा एपिडिडाइमिस है।
जहां पर क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। शुक्राणु निर्माण कहां पर होता है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, इन कुंडलित रचनाओं में होता है, ठीक है। और यहां से निकल करके शुक्राणु कहां पहुंच जाएंगे, एपिडिडाइमिस में, और यहां पर क्या होगा आपका, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। समझ में आ रही है बात, शुक्राणु कहां पे बने थे और कहां पे परिपक्वन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही एजैकुलेशन होता है ना, स्खलन होता है या उत्तेजना होती है, तो फिर शुक्राणु यहाँ से जो है इस एपिडिडाइमिस से एकदम से निकल जाते हैं, है ना। और ये जो ट्यूब दिख रही है आपको एपिडिडाइमिस से आगे वाली, ये वाली, ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसका नाम है वॉस डेफरेंस, है ना। क्या है इसका नाम, वॉस डेफरेंस। देखो ये थी आपकी वॉस एफरेंसिया और ये है आपकी वॉस डेफरेंस, है ना। ये आपकी वॉस एफरेंसिया थी यहाँ पे और ये आपकी वॉस डेफरेंस है, ठीक है। अब वॉस डेफरेंस जो है उसका अंतिम भाग फूला हुआ होता है, जिसको कह दिया अपन ने एम्फुला, ठीक है। और ये सेमिनल वेसाइकल के साथ में मिलकर के एक ट्यूब बनाता है, जिसको कह दिया अपन ने एजैकुलेटरी डक्ट। तो एजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ये वाली है ना, ये वाली है, और इधर ये वाली होगी इधर, ठीक है। ये एजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इस जगह पर नहीं है। ये तो आपका यूरेथ्रा चालू हो गया यहाँ से, क्या चालू हो गया, यूरेथ्रा चालू हो गया यहाँ से। तो एजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यही है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी डक्ट सम्मिलित है, एक तो सेमिनल वेसाइकल की और एक होती है आपकी वॉस डेफरेंस की। समझ में आ रही कहानी, ठीक है, पूरा डायग्राम समझ में आ गया, ठीक। आगे चलते हैं। देखो वृषण पर 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं, 3 परतें। वृषण कोश पर भी मैंने 3 परतें बताई थी, है ना, और वृषण पर भी कितने परतें पाई जाती हैं, 3। अब वृषण कोश की ध्यान रहे ना रहे, लेकिन वृषण की परतें आपको याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। वृषण पर 3 परतें हैं, एक आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरी आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरी होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, है ना। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होती है ये सबसे बाहरी होती है, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम में भी बताया था, है ना। और इसके बीच में वेजाइनलिस कैविटी पाई जाती है, जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। देखो डायग्राम में देखो, ये आपकी क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस है ना, और ये आपका वेजाइनल कैविटी है, वेजाइनलिस कैविटी है ना, जिसमें क्या भरा रहता है, फ्लूइड, ठीक है। और ये केवल वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, ओनली वेंट्रल सरफेस पर ही मिलेगी। जबकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, यानी कि संयोजी ऊतक से निर्मित होती है, मध्य परत होती है और अंदर की तरफ धस करके क्या बनाती है, लोब्यूल बनाती है, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, है ना, कक्ष बना लेगी। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वृषण की कौन सी परत अंदर की तरफ धस करके लोब बनाती है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपको लगाना है, ठीक है। और जो अंतिम परत है वो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये सबसे आंतरिक परत होती है और इसमें रक्त कोशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो वृषण की परतें हो गई, वृषण का पूरा डायग्राम हो गया आपका। इसके अलावा अब अपने को पढ़ना है शुक्र जनन नलिकाएं, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए ये आपकी क्या है, शुक्र जनन नलिकाएं बहुत सारी, ठीक है, इन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। ये जो कुंडलित रचना दिख रही है आपको, ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं आपके, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और इन्हीं कक्षों में, इन्हीं पालिकाओं में 1 से 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, यानी कि शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं, ठीक है। इन नलिकाओं में क्या होता है, शुक्राणु पैदा होते हैं। क्या होता है, शुक्राणु पैदा होते हैं। अतः यह वृषण की संरचनात्मक इकाई है। कैसी इकाई है, वृषण की संरचनात्मक इकाई है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि वृषण की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। शुक्राणु कहाँ पैदा होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ली हैं और उनका हमने क्या लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि उनको काट के ऊपर से देखा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए किसी कैंची से आप 3 नलियों को काट दें और उनके ऊपरी सिरे को देखें, तो इस तरीके से हमने इसको लिया है। और यहाँ पर आपको ऐसी संरचना आपको दिखती है, ठीक है, तीनों की। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर, प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर 2 परतें होती हैं, है ना। एक तो आपको ये वाली दिख रही है, ये वाली परत, है ना, ऊपर, और दूसरी परत आपकी ये वाली, है ना, आंतरिक परत। और आंतरिक परत का ही मेन काम होता है। बाहर की परत तो इलास्टिन की बनी होती है, जिसका कोई मेन रोल होता नहीं है। किसकी बनी होती है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है बाहरी परत, तो है ना, इसका कोई मेन रोल नहीं होता है। लेकिन जो आंतरिक परत है ना, आंतरिक परत, ये सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं।
कौन कौन सी सेल होती हैं? एक होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल, है ना। ये जो सेल है आपकी, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करने के लिए यूज होती हैं, है ना। शुक्राणु निर्माण करती हैं, जिनको जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो होती हैं वो सर्टोली सेल्स होती हैं, नर्स कोशिकाएं कहते हैं इनको अपन, है ना। ये शुक्राणु को पोषण देने का काम करती हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं बीच बीच में, ये नर्स सेल हैं। दो टाइप की सेल हैं, एक तो आपकी कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। ब्लू कलर से मैंने स्पर्मेटोगोनिया को बना दिया है, ठीक है। और जो रेड कलर वाली हैं वो सर्टोली सेल्स हैं। इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना होती है। देखो ये आपको शुक्राणु बनते हुए दिख रहे होंगे आपको भीतर, ये तो परत है, इसके भीतर जो है यहाँ पर शुक्राणु बन रहे हैं, कुछ नए वाले शुक्राणु हैं, है ना। ये वाले जो है आपके पास में नए वाले शुक्राणु हैं जिनमें अभी टेल नहीं बनी है, और ये जो शुक्राणु हैं ये बन चुके हैं जिनकी टेल भी निर्मित हो चुकी है। तो इस तरीके से शुक्राणु बनते हैं इन शुक्रजनन नलिकाओं में। अब 3 शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में, यानी शुक्रजनन नलिकाओं के अवकाश में, ठीक है, ये अवकाश होगा यहाँ बीच में, इस अवकाश में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को कहते हैं अपन लीडिंग सेल्स। क्या कहते हैं अपन? अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इन अंतराली कोशिकाओं का काम क्या होता है? देखिए ये अंतराली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है मनुष्यों में, यानी कि नरों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मादाओं में तो नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन नरों में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना। ये शुक्राणु जो हैं, ये हार्मोन शुक्राणु बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, ये वाली कोशिकाएं यहाँ से इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेती हैं और शुक्राणु तक पहुँचा देती हैं, ठीक है। अभी मैं इसके फंक्शन भी बताऊंगा कि भाई क्या क्या काम होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, ठीक है। लेकिन पहले हमें दोनों टाइप की सेल्स पढ़नी है, एक तो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर यही बताया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर 2 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? एक तो होती है आपकी आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसको कहते हैं अपन ट्यूनिका प्रोपिया, ठीक है। और जो इनर लेयर है उसी में 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं जो सबसे मेन होती हैं, ठीक है। और वो 2 टाइप की कौन कौन सी हैं? एक तो स्पर्मेटोगोनिया हो गई और दूसरी सर्टोली सेल हो गई, यानी कि नर्स कोशिका, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? ये शुक्राणु निर्माण करती है। क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है, इसलिए इसको जर्मिनल सेल भी कहते हैं, ठीक है। जबकि सर्टोली सेल जो होती है इसके बहुत सारे काम होते हैं, इसको नर्स कोशिका भी कहते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका कि यह विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण देती है ना। शुक्राणु निर्माण तो कर लिया, लेकिन उनके विकसित होने के लिए पोषण तो चाहिए, तो वो पोषण जो है वो सर्टोली कोशिकाएं देती हैं। इसके अलावा मृत शुक्राणु को खा जाती हैं, मृत शुक्राणु का भक्षण भी करती हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हमारे शरीर में ऐसी कोई भी ट्यूब, ऐसी कोई भी डक्ट नहीं है जो बहुत लंबे समय तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक शुक्राणु को होल्ड करके रख पाए, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य या फिर सेलिबेसी से हमारे शरीर में जो स्पर्म है या फिर सीमन है वो इकट्ठा होता जाता है और उससे बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि ये जो स्पर्म है वो हमारे दिमाग को लगना शुरू हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई ऐसी ट्यूब है ही नहीं जो स्पर्म को हमारे ब्रेन तक ले जाए। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सेलिबेसी के लाभ नहीं होते हैं, ब्रह्मचर्य के लाभ नहीं होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, है ना, फिजिकली या फिर बायोलॉजिकली और आपके साइकोलॉजिकली, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी से शुक्राणु को बाहर नहीं निकाला गया तो फिर क्या होता है, ये शुक्राणु मर जाते हैं। जिस तरीके से फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसका ओवा जो है वो मर जाता है ना, और वो हर महीने फिर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर आता है, मासिक धर्म से क्या होता है, बाहर निकलता है। इसी तरीके से मेल में भी जो स्पर्म है वो अगर यूज में नहीं आते हैं, उनको बाहर नहीं निकाला गया तो वो परिपक्व होकर के मर जाते हैं, और उनको कौन सी कोशिकाएं खा जाती हैं? सर्टोली सेल्स, ठीक है। इसके अलावा इनका तीसरा काम होता है कि ये ब्लड टेस्टिस बैरियर यानी कि बीटीबी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? बीटीबी का निर्माण करती हैं, जो शुक्राणु को प्रतिरक्षा तंत्र से बचाता है। देखो हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं, तो ये एंटीबॉडी हमारे स्पर्म को खत्म ना कर दें, हमारे स्पर्म सेल्स को ना मार दें, इसके लिए
ये सेल्स जो हैं सर्टोली सेल्स, ये एक बैरियर का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं अपन बीटीबी। ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा होता है? सर्टोली सेल्स के द्वारा होता है। चौथा काम है इन्हीं सेल्स का कि ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि एबीपी का निर्माण करती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को बांध करके यानी एकत्रित करके रखता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर बन रहा है? लीडिंग कोशिकाओं में, अंतराली कोशिकाओं में। ठीक है, और उसको ये बांध करके कहाँ पर दे देती हैं, है ना? इस टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर जो बन रहा होगा इसको बांध करके ये यहाँ पर दे देंगे, है ना, स्पर्मेटोगोनिया यानी जो स्पर्म सेल्स के लिए, ताकि स्पर्म बन सकें। तो ये सर्टोली सेल्स ही काम करती हैं ये। ठीक है, पांचवा इनका काम है एएमएफ या एमआईसी। एएमएफ को कहते हैं अपन एंटी मोलेरियल फैक्टर। ठीक है, ये इसका श्रवण करती हैं, जो मेल में फीमेल के लक्षण प्रकट नहीं होने देता, जो कि मेल में फीमेल के लक्षण प्रकट नहीं होने देता। फीमेल में एक डक्ट होती है जिसको कहते हैं अपन मोलेरियल डक्ट, है ना। भ्रूण निर्माण के समय अगर ये मोलेरियल डक्ट बंद ना की गई तो मेल में भी फिर फीमेल के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यही वो कोशिकाएं होती हैं जो कि इस डक्ट को बंद करती हैं ना, इसके श्रवण को बंद करती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहां पर मैंने ये लिखा है कि नर भ्रूण में मादा जननांगों के विकास को रोकती हैं। ठीक है, मृत शुक्राणुओं का भक्षण ये मैंने पहले बता दिया आपको। इसके अलावा इनका एक और काम है कि ये इनहिबिटिन हार्मोन का श्रवण करती हैं। एचआर का मतलब होता है हार्मोन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर हार्मोन। एचआर का मतलब हार्मोन है यहाँ पर, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये इनहिबिटिन हार्मोन का श्रवण भी करती हैं, जो कि एफएसएच के श्रवण को मंदित करके शुक्राणु निर्माण को रोकता है ना। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से एफएसएच के श्रवण से शुक्राणु निर्माण रुक जाता है ना। एफएसएच के श्रवण को मंदित करने से शुक्राणु निर्माण कैसे रुक जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इनहिबिटिन हार्मोन जो है उसका श्रवण भी किसके द्वारा होता है? सर्टोली सेल्स के द्वारा होता है। ठीक, देखो, टेस्टोस्टेरोन का श्रवण भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ होता है और जन्म के पश्चात लगभग 2 से 2.5 महीने तक चलता है और फिर बंद हो जाता है ना। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल के लिए सबसे जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो नरों के लक्षण आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये कब बनता है? ये भ्रूणीय अवस्था में बन जाता है। जन्म के पश्चात 2 से 2.5 महीने तक और बनेगा, लेकिन उसके बाद में जो है वो बनना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में वो इकट्ठा जो रखा है वही यूज में आता है ना। एक और टाइप की सेल बची हुई हैं, तीसरे टाइप की, इनको कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल सेल, यानी कि अंतराली कोशिकाएं या फिर लीडिंग सेल्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये क्या होती हैं? देखिए, लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? शुक्रजनन नलिकाओं के अंतराली अवकाश में लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रवण करती हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है नरों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लाने के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ है, गहरी आवाज है, मांसपेशियों का विकास है। इन सब का निर्धारण करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसका श्रवण लीडिंग सेल से होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से सर्टोली सेल्स सक्रिय होकर के शुक्राणु उत्पादन में मदद करती हैं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे कार्य होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये सब टेस्टोस्टेरोन के कार्य होते हैं। पहला काम है वृषण का वृषण कोषों में शिफ्टिंग। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। ठीक है, दूसरा है नर जनन तंत्र का विकास। इसमें भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बहुत जरूरी होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, शुक्र जनन में हेल्प करना, यानी शुक्राणु के निर्माण में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से एनोर्किडिज्म या क्रिप्टोर्किडिज्म हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि वृषण का वृषण कोषों में स्थानांतरण ना होना एनोर्किडिज्म या क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। तो इस टेस्टोस्टेरोन की कमी से ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि निर्माणकारी, जो शरीर में प्रोटीन संश्लेषण करवाता है, खनिज संचय को प्रेरित करता है ना, शरीर के विकास में भी योगदान देता है। कम आयु में इसके अति श्रवण से, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का श्रवण अगर छोटी सी आयु में बहुत ज़्यादा हो जाए, 10 साल में, 8 साल में ही आपकी जो 10 साल या 8 साल की उम्र में ही ये बहुत ज़्यादा अतिश्रवण हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा स्रवित हो रहा है शरीर में, तो इससे क्या होता है? हाइट रुक जाती है ना।
शरीर की लंबाई रुक जाती है। जबकि वयस्कों में अगर इसका बहुत ज़्यादा श्रवण हो जाए तो ये गंजापन पैदा कर देता है। तो कुछ लोग जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन के अति श्रवण से भी गंजे हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है किस के बारे में, वृषण की संरचना के बारे में, वृषण की परतों के बारे में, शुक्र जनन नलिकाओं के बारे में। ठीक है, और शुक्र जनन नलिकाओं में 3 सेल्स होती हैं, एक तो जर्मिनल सेल है, एक सर्टोली सेल है और एक होती है आपकी लीडिंग सेल्स। ठीक है, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे बेटा सहायक जनन नलिकाओं के बारे में। ठीक है, सहायक जनन नलिकाओं के बारे में, और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।